नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अपन साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है? पारा यानी कि मरकरी। अब दोस्तों पारा यानी कि मरकरी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसका सिंबल क्या होता है? दोस्तों पारे का सिंबल होता है Hg। पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, पारे का मिश्र धातु क्या होता है? तो पारे के मिश्र धातु को अपन बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। अब अमलगम क्या होता है? जब भी मिश्र धातु बनाते हैं दोस्तों, तो दो या दो से ज़्यादा धातुओं को मिलाकर के क्या बनाते हैं? अमलगम, सॉरी मिश्र धातु। दो या फिर दो से धातुओं के मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? मिश्र धातु। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको, नाइक्रोम। नाइक्रोम में होता है निकेल और साथ में होता है क्रोमियम। इन दोनों धातुओं को अच्छे से मिलाया जाता है और क्या बनाया जाता है? नाइक्रोम। और इसका नाम क्या होता है? नाइक्रोम। इस नाइक्रोम के तार का आपको पता होगा कहाँ काम में लेते हैं? हीटर जैसे जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए किसको काम में लेते हैं अपन? नाइक्रोम को। फिलहाल बात कर रहे हैं अमलगम की। तो अगर इस प्रकार से कोई भी धातु ऐसी बनाए जिसमें एक तो हो मरकरी और साथ में कोई हो मेटल, कोई भी मेटल हो सकती है, तो मरकरी के साथ किसी धातु का जो मिश्र धातु होती है उसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों? उसको अपन कहेंगे अमलगम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिनेबार HgS जो है वो किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार जो अयस्क होता है दोस्तों वो होता है मरकरी का अयस्क होता है। और सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है? HgS, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? मर्क्यूरिक या फिर मरकरी सल्फाइड कहते हैं। और इसका रूप इसका रंग जो होता है ना, सिनेबार का जो रंग होता है, जो बोर्ड पर पेन चल रहा है उस कलर का होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं ईंट के जैसा लाल। ईंट जैसा कैसा होता है? लाल होता है। कौन? मर्क्यूरिक सल्फाइड। उसके अलावा मैं क्या कह सकता हूं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं आभूषण बनाने में। क्या बनाने में दोस्तों? आभूषण बनाने में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, नालियों और सिंक को खोलने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आपने देखा होगा, जब घर के बाहर या बरसात के दिनों में नालियां या फिर नाले जाम हो जाते हैं, उस जाम से या उस ब्लॉकेज को निकालने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। नंदू बड़ी मिल वाइब्रेट कर रही है। उस ब्लॉकेज को क्या करने के लिए? ओपन करने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। उस केमिकल में सबसे ज़्यादा क्या डालते हैं दोस्तों? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। दोस्तों उसमें डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या डालते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। होता क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पूछे तो होता है दोस्तों NaOH। क्या बोलते हैं इसको? NaOH। इसके अलावा NaOH का एक और नाम है जिसको अपन कहते हैं क्या दोस्तों? जिसको अपन कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं दोस्तों? कास्टिक सोडा। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं नालियों और सिंक के ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए। ठीक है। उसके अलावा जो सोडियम क्लोराइड होता है जिसका फॉर्मूला आपको मिलेगा NaCl, इसका उपयोग कहाँ करेंगे? इसको एक्चुअल में ब्राइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? इसे कहते हैं ब्राइन। और जो ब्राइन होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसके जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं। एक्चुअल में जो NaCl होता है उसके जलीय विलयन को अपन क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। और इसके जलीय विलयन का उपयोग करते हैं क्या बनाने के लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। एक्चुअल में होता क्या है? NaCl की क्रिया जब किससे करवाते हैं? जल से करवाते हैं। या मैं जल को ओपन करके लिखूं H2O, तो OH के साथ Na जो है वो बॉन्डिंग करेगा और क्या बनाएगा? Na के साथ OH क्या बनाएगा दोस्तों? ये बनाएगा आपका NaOH। और साथ में HCl जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाएगा। तो ये NaOH बनने का प्रोसेस है। NaCl के जलीय रूप का दूसरा नाम ब्राइन है
और NaOH का दूसरा नाम कास्टिक सोडा है। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है यूरेन विट्रियोल, एक यूरेनियम सल्फेट USO4 का होल्टवाइज है। ऑयल ऑफ विट्रियोल या फिर गंधक का नाम, ये नहीं है इसमें यार, इसको हटाओ। क्वेश्चन है ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी कि गंधक का अम्ल। दो बातें ध्यान रखनी है। गंधक का अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, गंधक का अम्ल किसको कहते हैं? दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं H2SO4। H2SO4 इसको बोलते हैं अपन क्या, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको और क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से याद रखना है। इसको बोलते हैं अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसे कहते हैं दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। एक बात और पूछता है आपसे, इसका अणुभार कितना होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुभार होता है वो होता है 98। कितना होता है? 98। तो सबसे पहले आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो कौन कौन सी है? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को। इसका दूसरा नाम क्या है? गंधक का अम्ल। और अम्लों का राजा भी कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अलावा इसका अणुभार कितना होता है? 98। और ये एक प्रकार का कैसा होता है? ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि ये होता है कौन सा अम्ल? प्रबल अम्ल। याद रहेगा इतनी बात तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीएच स्केल की सीमा क्या है? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पीएच स्केल क्या होता है। तो दोस्तों पीएच स्केल जो होता है ना, वो क्या होता है? किसी भी अम्ल की अम्लता या क्षार की क्षारकता को मापने के लिए जिस स्केल को अपन काम में लेते हैं, जिस पैमाने को अपन काम में लेते हैं, उस पैमाने को हम क्या कहेंगे? पीएच स्केल। इसकी खोज किसने करी थी ये पूछता है एग्जाम में, और इसमें P का मतलब क्या होता है और H का मतलब क्या होता है ये भी पूछता है एग्जाम में। फिर इसकी लिमिट क्या है, और एसिड कैरेक्टर को कौन से लिमिट शो करती है, बेसिक कैरेक्टर को कौन से लिमिट शो करती है, ये पूछता है। सबसे पहले पीएच स्केल की जो खोज करी थी दोस्तों, इसकी खोजकर्ता का नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। याद रहेगा ये नाम। सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज करी थी। साथ में यहां पर P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है पोटेंज। और पोटेंज एक ग्रीक वर्ड है जिसका हिंदी ट्रांसलेट या फिर जनरली इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होता है? पावर या फिर शक्ति कह सकते हैं अपन। तो इसमें P का मतलब तो होता है पावर या फिर शक्ति, और जो H का मतलब होता है वो होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो पीएच के बारे में तीन बात याद रहेगी। P का मतलब पावर या फिर पोटेंज, H का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और खोज किसने करी थी? सोरेनसन ने। इसकी लिमिट कितनी होती है? इसकी लिमिट होती है दोस्तों 0 से लेकर 14 तक। कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर 14 तक इसकी वैल्यू होती है। और इसके मिड में आता है कौन? 7। 7 से जो नीचे की वैल्यूज हैं वो शो करती है किसको? अम्लीय प्रकृति को। कौन सी प्रकृति को? अम्लीय प्रकृति को। और 7 और 14 के बीच की जो वैल्यूज हैं वो शो करती है किसको? क्षारीय प्रकृति को। ये बात भी याद रहेगी आपको कि पीएच स्केल की जो लिमिट है वो 0 से 14 होती है। तो इसका तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। और 7 से नीचे की वैल्यू अम्लता, 7 से ऊपर की वैल्यू क्षारकता, और जो एक्यूरेट 7 है ये दिखाता है कौन सी प्रकृति को? उदासीन प्रकृति को। कोई आपसे एग्जाम में ये पूछे कि किसी विलयन की पीएच वैल्यू 7 है, वो कौन सी प्रकृति का विलयन है? उदासीन है, अम्लीय है, या फिर क्षारकीय है, या फिर लवणीय है? तो जनरली आपको क्या बोलना है? वो कैसा है? उदासीन। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? 7 से नीचे अम्लीय है। और आपने पढ़ा होगा अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। तो अब मान लो अगर 7 से नीचे वाली वैल्यूज के अंदर 2 वैल्यू आ गई आपके पास, एक तो किसी की पीएच वैल्यू है 3 और एक किसी की पीएच वैल्यू आपके पास 5,
तो इनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल कौन सा होगा? तो आप जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वह उतना ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा। यानी कि अरे यार ये क्या हुआ, इसको हटाओ, केबल को हटाओ। नहीं चलेगा। तो अगर मान लो आपके पास पीएच की वैल्यू 3 और 5 है तो 3 वाला क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और 5 वाला क्या होगा? कम मजबूत होगा या कम प्रबल होगा। यहां तक भी आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ऐसे ही 7 से ऊपर 14 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है, मान लो किसी की वैल्यू 8 है, किसी की विलियन की वैल्यू 9 है, तो जिसकी पीएच वैल्यू 8 होगी वो क्या होगा? वो कम क्षारीय होगा, और जिसकी वैल्यू 9 है वो क्या होगा? ज़्यादा क्षारीय होगा। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कि जो जीव जंतु है वो कितनी पीएच पर आसानी से जीवित रह सकते हैं, कितनी पीएच वैल्यू पर वो जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए पीएच वैल्यू है दोस्तों कितनी? 7। तो अगर किसी विलियन की पीएच वैल्यू 7 के आसपास है तो वो आसानी से उस जीव की बॉडी की जो पीएच वैल्यू है, एवरेज पीएच वैल्यू, अगर 7 के आसपास है, थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, तो वह इजीली इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर सरवाइव कर पाएगा। आपसे पूछे ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 7.4 जो होती है ना, ये मानव रक्त की पीएच वैल्यू होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है बताओ? इमली में होता है दोस्तों कौन सा एसिड? टार्ट्रिक एसिड। ठीक है। आप बताओगे लैक्टिक एसिड किस में होता है, एमिनो अम्ल किस में होता है, और सिट्रिक अम्ल किस में होता है? इमली बोले तो टार्ट्रिक एसिड। निम्न में से किस रसोई के पदार्थ को घ्राण संकेतक के रूप में इस्तेमाल करते हैं? एक होता है संकेतक। अब आपको संकेतक का मतलब थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, वैसे आपको समझ में आ रही होगी कि संकेतक का मतलब इंडिकेटर होता है जो आपको इंडिकेट करता है। अब किस चीज के बारे में इंडिकेट करेगा कि वो वैल्यू या वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या फिर वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। ये इंडिकेट कौन करेगा आपको? कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी ऐसा पदार्थ जो आपको किसी अम्ल की अम्लता या फिर क्षार की क्षारकता के बारे में इंडिकेट करे, तो उसको अपन क्या कहेंगे? इंडिकेटर। यानी कि इंडिकेटर को हिंदी में कहते हैं क्या? सूचक। तो घ्राण संकेतक का मतलब होता है, घ्राण का मतलब होता है गंध। तो किसी विलयन की या किसी पदार्थ की गंध अगर अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे? घ्राण संकेतक। ठीक है। तो घ्राण संकेतक के बारे में ऑप्शन आपके पास आलू, जीरा, टमाटर और प्याज। दोस्तों आप ये बताओ, आलू का कोई टेस्ट वैसे विशेष होता नहीं है, जीरा का अलग होता है, टमाटर का अपने आप में होता है, लेकिन प्याज जो है ना दोस्तों, जब भी अम्लीय माध्यम में जाएगा तो उसकी अलग गंध आएगी, और जब ये क्षारीय माध्यम में जाएगा तो उसकी ये अलग गंध आएगी। जनरली प्याज की जो गंध होती है वो होती है तीखी या फिर तेज। ठीक है। लेकिन अम्लीय विलयन जो है ना, वो प्याज की गंध जैसी है वैसी ही रहेगी, नो चेंज होता है। लेकिन क्षारीय विलयन में HCl की जो गंध है ना, वो गंध कैसी हो जाती है? नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु की कितनी संख्या होती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं क्या अपन? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो पूछ रहा है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? ये H1 दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो H की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास? 2। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक की क्या है कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था? परमाणु द्रव्यमान। दोस्तों एक तो परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग और एक परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। तो अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो आएगा मेंडलीफ। क्या आएगा? मेंडलीफ। इसने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार
आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया था। और अगर आपसे पूछे कि परमाणु क्रमांक के अनुसार किसने व्यवस्थित किया था, तो परमाणु क्रमांक के लिए आपके पास नाम आएगा किसका? हेनरी मोजले। कौन था? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले के लिए दो बातें और कहूंगा मैं आपको कि हेनरी मोजले कौन थे? जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का दाता कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? हेनरी मोजले ने। नेक्स्ट है, टिन का एसआई प्रतीक क्या होता है? टिन का टीआई होता है, एसआई होता है, एसएन होता है या फिर टी होता है? टिन का प्रतीक होता है दोस्तों एसएन। एसएन किसका प्रतीक होता है? टिन। टीए, एसआई और टीआई ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक युग्म एक संभारिक का उदाहरण है? अब संभारिक क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। एक तो होते हैं समस्थानिक और एक होते हैं संभारिक। इनकी क्या होती है दोस्तों? परमाणु संख्या या फिर मैं कहूं परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक तो होते हैं इनके अलग अलग, अलग अलग। और इनके जो परमाणु भार होते हैं वो होते हैं कैसे? समान, या फिर आप द्रव्यमान संख्या को भी समान कह सकते हो। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन नहीं होते, कैल्शियम और आर्गन नहीं होता, और उसके अलावा क्या हो गया? कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम और आर्गन दोस्तों क्या होते हैं? संभारिक। कैल्शियम और आर्गन आपको निकालना है इसका परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट है, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो कौन सी प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आता है? कोई भी पदार्थ जिसमें तेल और वसा है उसको अगर आपने लंबे समय तक खुले में रखा, खुले का मतलब है वायुमंडल में जहां नमी है, ऑक्सीजन है, तो उसका ऑक्सीकरण होगा और उसकी गंध बदलेगी और साथ में उसका क्या बदलेगा दोस्तों? उसका बदलेगा स्वाद। जब उसका स्वाद बदल रहा है, गंध बदल रही है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों अपन क्या? विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? जिसको इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी। क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। उसके अलावा इसी में से एक क्वेश्चन और है दोस्तों, जो आपके चिप्स के पैकेट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और क्यों भरी जाती है? इस संक्षारण को या फिर रेंसिडिटी को कम करने के लिए। क्या करने के लिए? कम करने हेतु चिप्स के पैकेट में जो हवा भरी आती है, आधी हवा मिलती है आपको, आधा चिप्स मिलता है। उसका रीजन क्या है? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये लो पहला ही गलत है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 बता रखा है आपको, यही होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भी NH4OH सही है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला भी HNO3 सही है। लेकिन जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला MgOH नहीं होता है, उसका फॉर्मूला होता है MgOH का क्या? होल ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी या फिर जो संयोजकता होती है वो होती है कितनी? 2। नेक्स्ट है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर सुरक्षात्मक लेप किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों इस प्रक्रिया में यशद लेपन, अनिलन, प्रगलन या फिर वेल्डिंग। वेल्डिंग नहीं आएगा, प्रगलन गलाना होता है, अनिलन हटाना होता है, यशद लेपन होता है। लोहे पर सुरक्षात्मक आवरण, और वो आवरण किसका होता है दोस्तों? वो जिंक का होता है। किसका होता है? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? यशद लेपन। नेक्स्ट है, बुझा हुआ चूना रासायनिक रूप से क्या होता है? बुझा हुआ चूना होता है, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। दोस्तों बुझा हुआ चूना एक होता है बिना बुझा चूना। आपसे बुझा हुआ चूना पूछे तो आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बिना बुझा चूने आएगा पूछे तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना साथियों, इसको बोलते हैं अपन क्या? बिना बुझा चूना।
बिना बुझा चूना। अब जब इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम क्या मिला देते हैं, जल मिला देते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और इसको अपन क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो उपयोग करते हैं दोस्तों वो किस में करते हैं, दीवारों पर सफेदी करने हेतु, सफेदी करने हेतु। अब इसमें से एक एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन और आता है साथियों, कि जब दीवारों पर सफेदी करी जाती है तो तुरंत चमक नहीं आती उसके ऊपर, 1-2 दिन बाद में या कुछ घंटों बाद में उसमें चमक आती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? सोचो, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब आपने दीवारों पर पोत दिया तो वायुमंडल में कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से भी क्रिया करेगा, और क्या बनाएगा, CaCO3 प्लस में क्या बाहर निकलेगा, इसमें से जल। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये होता है चमकीला सफेद। कैसा होता है, चमकीला सफेद। तो दीवारों पर सफेदी करने के बाद में कुछ टाइम बाद जो सफेद रंग आ जाता है उसका कारण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का बन जाना। नेक्स्ट है, दहन के लिए निम्न में से कौन सी गैस आवश्यक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चा जानता है। ऑक्सीजन गैस जो है वो दहन के लिए क्या है, आवश्यक है। चांदी का रासायनिक प्रतीक आप सब जानते हो Ag होता है, सिल्वर कहते हैं इसको, और अर्जेंटम इसका साइंटिफिक नेम है। यदि आप इसे अपने हथेली पर रखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु पिघल जाएगी। तो दोस्तों कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका क्वथनांक और गलनांक बहुत कम होता है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट धातु कौन सी है दोस्तों, गैलियम। इसका गलनांक और क्या, क्वथनांक, दोनों ही कैसे होते हैं, कम होते हैं। इसलिए हथेली पर रखने पर ये क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। और इसके अलावा और कौन पिघलता है, गैलियम के अलावा एक होता है सीजियम। इसका भी गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, और ये भी हथेली पर रखने पे क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अत्यधिक खाना खाने के बाद पेट में होने वाली अम्लीयता को क्या खाकर खत्म करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप खाना खाने जाते हो शादी वगैरह में, उल्टा सीधा कुछ भी खा लेते हो, डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, खट्टी डकारें आती हैं, आपको एसिडिटी का अनुभव होता है। वो एसिडिटी क्या है दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है, जब अपन उल्टा सीधा या कुछ भी खा रहे होते हैं तो हमारा पेट की जो आंतरिक स्तर है वो बनाता है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। और जब यहाँ प्रबल अम्ल बन रहा है तो वो आपके डाइजेशन में सपोर्ट करता है। लेकिन अगर किसी कारणवश उस HCl की मात्रा ज़्यादा बनने लग गई तो आपको क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, आपके पेट में क्या हो जाएगी, अम्लीयता। ठीक है, उस अम्लीयता को क्या खाकर खत्म कर सकते हैं दोस्तों, बेकिंग सोडा, जो एक प्रकार का क्या होता है, क्षार। अच्छा, पेट में क्या बन रहा है, अम्ल, और साथ में क्या अपन खा रहे हैं ऊपर से, क्षार। तो क्षार प्लस अम्ल की जो अभिक्रिया है ना, क्षार प्लस अम्ल की जो अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण, और ये क्या बना देते हैं, लवण और जल। तो अम्लता को खत्म कर देगा कौन, बेकिंग सोडा। क्लियर है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। क्षैतिज पंक्तियों को कहते हैं दोस्तों आवर्त, और जो खड़ी लाइनें होती है, जो ऊर्ध्वाधर समूह होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, समूह है। तो आवर्तों की संख्या कितनी होती है, आवर्तों की संख्या है 7, और वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या है 18। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या बनाने के लिए नहीं किया जाता, साबुन, अखबार, धातुओं में चिकनाई को कम करने के लिए, अचार के परिरक्षण को कम करने के लिए। देखो साबुन में तो काम आता है ये, है ना, अखबार बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड, चिकनाई को भी कम करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या बच रहा है,
कपड़ा बनाने के अंदर भी करते हैं, ठीक है। अचार के परिरक्षण में अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड को काम में नहीं लेते हैं, तो फिर बताओ अचार के परिरक्षण में क्या काम आएगा। तो उसमें आता है आपके पास एक पदार्थ जिसका नाम है क्या, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट ये एक पदार्थ होता है जिसका उपयोग किस में करते हैं, अचार के परिरक्षण में करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। दोस्तों आर्सेनिक का प्रतीक होता है AS, ठीक है। खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, बेरियम, पोटेशियम, ऑब्वियसली क्या होगा दोस्तों, तांबे का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, यदि जिंक के दानों पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया जाता है तो निम्न में से कौन सी गैस बनेगी। जिंक के दानों पर दोस्तों अभिक्रिया कुछ ऐसे होगी, जो Zn है उसकी रिएक्शन किससे करवानी है, H2SO4 से। तो ये जो अभिक्रिया होती है दोस्तों, ये होती है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज़्यादा क्रियाशील, ज़्यादा एक्टिव मेटल है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देती है उसके विलयन से। तो जिंक ज़्यादा एक्टिव है किससे, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगी और क्या बनाएगी, ZnSO4 और साथ में कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन। आपके क्वेश्चन का आंसर तो मिल चुका है कि कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो अभिक्रिया है कौन सी वाली, विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है। तो बता तो दिया मैंने आपको कि ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु जो है ना, वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। उसको अपन क्या कहते हैं, विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। तो उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, ये सक्रियता श्रेणी जिसमें पहले मैं लिखूंगा ज़्यादा क्रियाशील धातु है, फिर कम क्रियाशील धातु है। पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है, उससे कम है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर और फिर लास्ट में कौन आएगा, गोल्ड। तो इसमें दोस्तों जो धातुएं पहले आ रही है वो बाद वाली धातुओं को इस प्रकार के विलयन से डिस्प्लेस कर देती है और अपनी रिएक्शन को शो करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, अम्लराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा विलयन होता है। इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस मिश्रण का अनुपात क्या होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन क्या होता है, आपको ये ध्यान रखता है कि 3:1 या फिर 1:3, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसमें केवल 3 ही अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, तो इसका पार्ट 3 होगा। और जो बच्चा HNO3 उसका पार्ट कितना होगा, 1। तो 3:1 किसका, HCl का। अगर पहले HNO3 लिखा है तो फिर ये 1:3 बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, HCl और HNO3 का एक ताजा तैयार है HCl, तो HCl कितना होता है, 3। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, कौन सा एक अकार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, वो कौन सा कंपोनेंट है। तो माल्टोज जो है दोस्तों एक प्रकार की शर्करा होती है, इसमें कार्बन होता है। जल का फॉर्मूला H2O होता है, इसमें कहीं भी कार्बन नहीं है, तो ये अकार्बनिक है, आपका यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों ब्यूटेन एक प्रकार की गैस है और इसमें कार्बन की संख्या 4 होती है। तो 4 वाले या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। अगर लास्ट में एन लगा हुआ है तो हमेशा हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज़्यादा होगी। यानी कि जो एल्केन्स होते हैं, मैं आपको ये बताऊं, एल्केन यानी कि जिसके लास्ट में एन लगा हो, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो कार्बन की संख्या कितनी है, ब्यूट में मैंने बोला 4 है, तो C4H2+2 मल्टीप्लाई, एन की संख्या कितनी है 4,
प्लस 2, तो 4 दूनी 8 और 2 10, H की संख्या कितनी हो जाएगी 10। C4H10 क्या आ जाएगा आपका आंसर। अगर एल्कीन आए तो 2 गुने से 2 कम होगी, यानी कि अगर ब्यूटीन पूछता तो ये होता, अगर ब्यूटाइन पूछता तो और 2 संख्या कम हो जाएगी, मतलब कि C4H6 ये तो ब्यूटीन का है, ये ब्यूटाइन का है, और ब्यूटीन की संख्या क्या होती है CnH2n, ये ब्यूटीन होती है। तो अगर C4H8 आता तो उसको अपन बोलते हैं ब्यूटीन, C4H6 है इसको बोलेंगे अपन ब्यूटाइन, और C4H10 को अपन बोलेंगे ब्यूटेन। एक सफेद कपड़े पर करी का दाग साबुन का उपयोग करने पर लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन क्या होता है दोस्तों आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले 2 क्वेश्चन पहले ही बताया है कि NaOH का उपयोग साबुन बनाने में करते हैं। तो NaOH कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है दोस्तों, कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में कैसा होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे को आता है इसका, मुझे क्वेश्चन उम्मीद है आप ही लोग बताओगे कि जो कड़वे स्वाद वाला भोजन होता है वो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या फिर क्षारक होता है। नेक्स्ट है, अमोनिया किस आणविक सूत्र वाला एक यौगिक है। अमोनिया का फॉर्मूला पूछा है दोस्तों आपसे, तो NH3 जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है दोस्तों, ये होता है अमोनिया का सूत्र। NaOH आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा होता है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। N2O होती है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं अपन कौन सी गैस, हास्य गैस, जिसको सूंघने के बाद आप हंसी नहीं रुकेगी आपकी। निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है, तो बच्चा जानता है हीरा कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम में लेते हैं। 2 पदार्थ हो सकते हैं, आपको 2 नाम मिलेंगे, या तो आपके पास आएगा AgCl या फिर आपके पास आएगा AgBr। अगर आपके पास ऑप्शन में AgBr है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको दोगे, अगर AgCl है तो सेकंड प्रायोरिटी आप इसको दोगे। यानी कि अगर आपके ऑप्शन में AgCl भी है और AgBr भी है तो आप ऑप्शन टिक करोगे AgBr वाला। अगर ऑप्शन में AgBr नहीं है, AgCl है, तो आप ऑप्शन टिक करोगे AgCl वाला। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, निम्न गैसों में से किसे लाफिंग गैस कहते हैं। 2 ही क्वेश्चन पहले बताया है, नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट है, एसिटिलीन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। दोस्तों एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। इसका स्ट्रक्चर बनाए तो अपने पास ऐसे बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको बोलते हैं अपन कौन सी गैस, एसिटिलीन गैस। ठीक है, और इसकी खोज अगर पूछे तो आपसे पूछे तो बताओगे एसिटिलीन की जो खोज करी थी, इसकी जो खोज करता थे उनका नाम था डवे या डेवी बोल सकते हो। डेवी ने एसिटिलीन गैस की खोज करी थी, और इसका उपयोग किस में करते हैं तो क्या बताओगे, वेल्डिंग आर्क में। वेल्डिंग आर्क में जो पटरियां होती है, जो ट्रेन की बड़े बड़े ट्रैक्स होते हैं या जो हैवी मशीनरी होती है, उनको वेल्डिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं, आर्क वेल्डिंग का। और आर्क वेल्डिंग में कौन सी गैस काम में ली जाती है, उसमें गैस काम में ली जाती है कौन सी, एसिटिलीन गैस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई गैस में निम्न में से कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों जो रसोई गैस होती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाई जाती है। प्रोपेन और कौन सी गैस पाई जाती है, ब्यूटेन। इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, बाप के नाम से। किसके नाम से, अरे बाप रे, है ना। तो वैसे ब्यूटेन और पैसे प्रोपेन। और एक्चुअल में जैसे रसोई गैस में काम में आती है वो कौन सी गैस आती है, LPG, जिसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इस गैस के रिसाव के लिए आपके जब किचन में गैस को ओपन करते हैं, जलाने से पहले उसमें कुछ विशेष प्रकार की गंध आती है। वो गंध क्यों मिलाई जाती है, रिसाव का पता करने के लिए। एक्चुअल में इन दोनों गैस में कोई गंध नहीं होती है,
तो अगर लीकेज हो गया तो ब्लास्ट वगैरह हो सकते हैं। उससे बचने के लिए उसमें एक विशेष प्रकार का रसायन मिलाते हैं। उस रसायन को अपन क्या कहते हैं बताओ? उसको कहते हैं अपन मर्केप्टेन। और मर्केप्टेन की गंध कैसी होती है? वो आप किचन में जैसे सिलेंडर में से गैस ओपन करते हो तो जो गंध आती है वो कौन सी होती है? वो मर्केप्टेन की गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बताना आपको। दोस्तों जो फार्मिक एसिड होता है, जो कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड, वो किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में, जिसको अपन क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल, या फिर क्या कहते हैं इसको आप? फार्मिक अम्ल। ये चींटी के डंक में पाया जाता है। ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल भी होता है एक, उसके अलावा एसिटिक एसिड भी होता है। इसको कहते हैं एथेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल तो बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल को, और एसिटिक अम्ल बोलते हैं किसको? एथेनोइक अम्ल को। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए आप बताओगे। मैंने शुरुआत में बता दिया था इस क्वेश्चन का आंसर। सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया से पहले के चरण के दौरान 6 कार्बन अणुओं से टूटे हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? पाइरूवेट, ईंधन, मीथेन या फिर ब्यूटेन। पोषण की प्रक्रिया से पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के जो 6 कार्बन अणु होते हैं, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसमें जब ऑक्सीजन गैस मिलती है तो क्या बनता है, किस प्रकार से टूटता है? जो पहला ब्रेकडाउन होता है वो किस में होता है दोस्तों? वो होता है पाइरूवेट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होता है? पाइरूवेट की फॉर्म में। नेक्स्ट है, किसको इसकी अपेक्षाकृत कम ऊष्मा सामग्री के कारण कोयले की निम्न श्रेणी के भूरे कोयले के रूप में जाना जाता है? दोस्तों कोयले के 4 प्रकार होते हैं। आपको चारों प्रकार याद होने चाहिए कि कोयले के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। 1 नंबर पे आप रखो पीट को, 2 नंबर पे रखो लिग्नाइट को, 3 पे रखो बिटुमिनस को, और 4 पे रखो एंथ्रेसाइट को। ठीक है। सबसे पहले जो कोयला बनना प्रारंभ होता है वो कौन सा होता है? पीट प्रकार का बनता है। इसमें कार्बन का जो परसेंटेज अमाउंट होता है, कार्बन 40% से भी कम होता है। 2 नंबर में मैंने आपको क्या बोला? पीट। लिग्नाइट, जो लिग्नाइट होता है दोस्तों, ये क्या होता है? निम्न गुणवत्ता का होता है। इसमें 30 से 40%, इसमें क्या होता है? 30 से 40% तक क्या होता है? कार्बन होता है। उसके अलावा इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। फिर होता है बिटुमिनस। अब ये बिटुमिनस क्या होता है? ये इंडस्ट्रीज के अंदर काम में लिया जाता है। ठीक है। और इसमें होता है कार्बन का परसेंटेज 40 से 75% तक। तो और एक लास्ट में होता है कौन सा? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में क्या होता है दोस्तों? ये सबसे अच्छा कोयला होता है। 75% से ज़्यादा इसमें क्या होता है? कार्बन होता है। तो आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। सबसे निम्न स्तर का कोयला कौन सा होता है? पीट। उसके बाद में थोड़ा अच्छा कौन होता है? लिग्नाइट। उसके बाद में और अच्छा कौन होता है? बिटुमिनस। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। और क्वेश्चन में पूछ रहा है जो भूरे रंग का होता है और निम्न श्रेणी का होता है। तो जो लिग्नाइट होता है ना दोस्तों, ये होता है भूरे रंग का। ये कौन से रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। पीट कोयला खनिजों में से निकालता है, लेकिन इसका काम नहीं आता। इसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकलती है और बहुत ज़्यादा राख बसती है। थोड़ा अच्छा होता है लिग्नाइट। और बिटुमिनस जो है वो औद्योगिक जो अपन को कोयला मिलता है दोस्तों, वो बिटुमिनस ही मिलता है मोस्टली। और सबसे अच्छा कोयला पूछे आपसे तो क्या बताओगे? एंथ्रेसाइट। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सर्वाधिक तन्य धातु है? तन्यता का जो गुण होता है दोस्तों, धातुओं में कुछ गुण होते हैं, जिसमें एक आपके पास आता है तन्यता, एक होता है आपको मेलेबिलिटी, धात्विक गुण, जिसको बोलते हैं अपन तन्यता, और एक को क्या बोलते हैं अपन?
हिंदी में याद नहीं, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी है ना। तो एक तो पीट पीट करके उसको अपन पतली चद्दर के रूप में बना सकते हैं, एक खींच करके बहुत लंबा वायर बना सकते हैं। तो कौन सी धातु है जिसको अपन खींच करके बहुत लंबा वायर बना सकते हैं? वो धातु सबसे अच्छी है दोस्तों सोना। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 10 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? स्टेनलेस स्टील, चांदी, पारा या फिर सीसा? सीसा आप जानते हो नहीं हो सकता, पारा नहीं हो सकता, स्टेनलेस स्टील से अच्छा होता है चांदी। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन जल के साथ क्रिया नहीं करता? तो दोस्तों जो अभिक्रिया पढ़ाई मैंने आपको, जो रिएक्टिविटी सीरीज या फिर सक्रियता श्रेणी पढ़ाई थी, उसमें जो सबसे ऊपर धातुएं हैं वो ठंडे जल से क्रिया नहीं करेगी। तो वो सीरीज क्या थी? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो ऊपर से देखो कैल्शियम आ रहा है क्या, तो ये कभी भी कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। लेड, कॉपर और सिल्वर, जो ऊपर आ रहा है वो तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, वो तो इजीली रिएक्शन कर लेंगे। जो नीचे आ रही है ना वो नहीं कर पाएगी। तो कैल्शियम तो नहीं हो सकता, ये तो ऊपर ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। फिर एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है लेड, फिर आता है आयरन, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर आता है कॉपर, फिर होता है मरकरी, फिर होता है चांदी। अब देखो कॉपर भी ऊपर की तरफ ही आ रहा है, इससे नीचे कौन आ रहा है? सिल्वर। लेड तो ऊपर ही आ गया, लेड भी नहीं होगा। तो चांदी जो है ना दोस्तों, ये ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करती, या तो ये गर्म वाटर से रिएक्शन करती है या फिर स्टीम यानी कि भाप, नॉट बाप, इट्स भाप से रिएक्शन करती है। पीएच स्केल का उदासीन मान बता रखा है, आप खुद बताओगे। किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्षिक घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता के लिए? लेक्टोमीटर होता है दोस्तों। क्या होता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए किसको काम में लेते हैं अपन? लेक्टोमीटर को। फिर ओडोमीटर क्या होता है बताओ? वाहनों की दूरी नापते हैं, वाहनों की तय की गई दूरी नापने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? ओडोमीटर। रोमीटर क्या होता है? ये तो पता नहीं क्या है, रोमीटर नहीं आएगा ये, यहाँ बैरोमीटर हो सकता है ये ना ऑप्शन में। बैरोमीटर से क्या नापते हैं बताओ? वायुमंडलीय दाब। स्फेरोमीटर से क्या नापते हैं बताओ? वक्र सतह की त्रिज्या, सतह की वक्रता नाप सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है आपके पास, जंग लगने से बचाने की लोहे पर सुरक्षात्मक आवरण बता रखा है मैंने आपको ये भी। क्वेश्चन नंबर 50 है, दही में कौन से जमने के लिए कौन सा बैक्टीरिया काम में लेता है? तो आप बताओगे है ना। वैसे लैक्टोबैसिलस होता है, तो ऑप्शन नंबर ये आएगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग में एरर्स है। लैक्टोबैसिलस जो होता है ना दोस्तों, वो काम में आता है किसमें? दूध से दही बनने के लिए। अभिक्रिया के कारण, कौन सी अभिक्रिया के कारण लोहे में जंग लगता है? दो चीजें होती है, संक्षारण और एक होता है विकृत गंधिता। इसको बोलते हैं अपन कोरोजन और एक होता है रेंसिडिटी। तो दोस्तों जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण होकर खराब हो जाते हैं, उनका टेस्ट और गंध, तो उसको तो अपन क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी या फिर विकृत गंधिता। और जो मेटल्स होती है वो ऑक्सीकृत होकर खराब हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? संक्षारण या फिर कोरोजन। नेक्स्ट है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयन की अभिक्रिया को किसका उदाहरण है? सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 और साथ में कौन है? बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2। जब भी दो लवण आपस में क्रिया करेंगे ना, क्योंकि एक तो अकेली मेटल है नहीं, अगर एक मेटल होती साथ में कोई सॉल्ट होता तो होती वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। अब दोनों ही सॉल्ट है तो इनकी जो मेटल्स है ना वो एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाएगी, Na चला जाएगा, Ba की जगह B आ जाएगा Na की जगह। तो क्या बनेगा? एक तो बन जाएगा NaCl और साथ में क्या बनेगा? BaSO4, बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं दोहरी विस्थापन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो बता रखा है मैंने आपको कौन सा ऑप्शन आएगा? विकृत गंधिता। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पीतल कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, क्या कारण है उसका? ऑक्सीकरण।
अम्ल और क्षार एक विशेष गुण के कारण एक दूसरे को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। कौन सी? उदासीनीकरण। जब एक तांबे के बर्तन को लंबे समय तक आर्द्र वायु में रखते हैं तो धुंधली हरी परत जमा लेता है। आप जानते हो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनता है। इसमें क्या बनेगा? देखो रिएक्शन पढ़ो इसकी, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जब एक तांबे के बर्तन को लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखा जाता है तो यह धुंधली हरी परत बना लेता है। रासायनिक रूप से यह हरा पदार्थ निम्न में से क्या है? एक्चुअल में जब कॉपर की रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे? वाटर, वायुमंडल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, ये आपस में क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे? कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH का होल ट्वाइस, और ये सब मिलकर क्या बना देंगे? कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट बनेगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट, ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं जिसमें मैंने ज़्यादा केमिस्ट्री को कवर किया है। ऐसे ही क्वेश्चंस और कंटिन्यू कराऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों। क्या टाइम हो रहा है?